बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दुरूद व सलाम नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। पावर कॉरिडोर सीरीज़ की नई वीडियो के साथ शहजाद अनवर फारूकी आपकी खिदमत में हाजिर। और आज हम बात करेंगे जी एक फ़ैसले की, एक अदालती फ़ैसले की, जिसकी रूह से बज़ाहिर ये इम्कानात रोशन हुए हैं कि कौमी असम्बली में जो लीडर ऑफ़ द अपोज़िशन है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ अपने किसी रुकन को बनाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन इसमें सूरत-ए-हाल क्या है, नंबर गेम क्या है और किस तरह से ये मुमकिन हो भी सकता है और नहीं भी, और इसमें रुकावटें क्या हैं, इन पर बात करेंगे। और दूसरी जानिब जहाँ पे इस अदालती फ़ैसले की बात करेंगे, वहाँ पे शेख रशीद से मुतल्लिक जो फ़ैसला है, उस पे भी बात करेंगे। लेकिन इन तमाम मामलात पर बात करने से पहले वही पुरानी गुज़ारिश कि अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ख़वातीन व हज़रात, आज लाहौर हाई कोर्ट ने एक इब्तदाई किस्म का फ़ैसला दिया है, जिसमें जो 43 अरकान असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके इस्तीफ़े मंजूर करने के अमल को सस्पेंड कर दिया है। उनको जो डी नोटिफाई किया गया था, उसको उस इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को मुअत्तल किया गया है। इसमें मामला ये है कि 43 अरकान असम्बली ने बज़रिया अली ज़फ़र एडवोकेट एक दरख्वास्त दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया था कि जब ये इस्तीफ़े मंजूर किए गए तो वो इस्तीफ़े वापस ले चुके थे और स्पीकर के पास इस बात का कानूनी जवाज़ ना था कि वो इन इस्तीफ़ों को मंजूर करते, क्योंकि उससे पहले स्पीकर मुतअद्दिद बार कह चुके हैं। और वैसे ये कवायद में भी है कि स्पीकर अपनी तसल्ली के बाद ये मंजूर करता है। और चूँकि इस हवाले से एक वाज़ेह दो अमली किस्म की सूरत-ए-हाल नज़र आ रही थी स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से, कि उन्होंने पहले तो बहुत अरसा तक इन इस्तीफ़ों को पेंडिंग रखा, और उसके बाद एक पॉलिटिकल मूव के तहत जब पीडीएम ने फैसला किया कि पीटीआई के लोगों को वापस नहीं आने देना, तो उन्होंने ये जो इस्तीफ़े हैं वो 3 मुख्तलिफ मराहल में 35, 35 और 43 की सूरत में ये इस्तीफ़े मंजूर किए। ये 43 अरकान असम्बली हैं जिन्होंने ये लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था। और इसमें जिन लोगों की हद तक ये फ़ैसला मुअत्तल हुआ है, उनके नाम मैं आपके सामने रखे देता हूँ जी। ये रियाज़ फ़तेहाना साहब हैं, सरदार तारिक हुसैन हैं, मोहम्मद याकूब शेख हैं, प्रिंस नवाज़, राज मोहम्मद, मुर्तज़ा इकबाल, गज़ाला सैफ़ी, नौशीन हामिद और जवाद हुसैन, साइमा नदीम, ताशफीन सफदर, सोबिया कमाल ख़ान, ज़िले हुमा, रुखसाना नवीद, हाजी इम्तियाज़ चौधरी और सरदार मोहम्मद ख़ान लगारी, लालचंद, मुनज़्ज़ा हसन और तारिक सादिक शामिल हैं। इससे पहले 2 अरकान ऐसे हैं जी, एक सरदार तालिब नकई हैं और दूसरे जो हैं वो नवाज़ अलाई हैं, जिनकी छुट्टी की दरख्वास्तें ईवान में पढ़ी गई थी स्पीकर की जानिब से, जिसका मतलब ये है कि उनके इस्तीफ़े ऑलरेडी स्पीकर ने मुस्तरद किए हुए हैं। और स्पीकर ने उनको उनके इस्तीफ़ों को इस काबिल ही नहीं समझा कि अंडर कंसिडरेशन लाया जाए। तो ये अब आप समझ लीजिए कि 45 अरकान हैं पीटीआई के ये वाले, और पहले से जो ईवान में मौजूद अरकान हैं वो 20-22 के करीब हैं पीटीआई के लोग, जो उस वक़्त जब पीटीआई ने इज्तिमाई तौर पर इस्तीफ़े देने का फ़ैसला किया था, तो वो उन्होंने इस्तीफ़ा देने से मना कर दिया था, और वो एक तरह से मुनर्रफ़ हुए थे अपनी पार्टी के क़यादत के फ़ैसले से। और अब वही लोग जो हैं वो अपोज़िशन लीडर की जो पोज़ीशन है वो भी होल्ड करते हैं। ये पीटीआई के लोग हैं, इसमें जीडीए के जो लोग हैं, जो कि अंदरून सिंध की छोटी-छोटी जमातों को मिलाकर एक अलायंस बना था, और जमात इस्लामी का एक रुकन है। और इन सब ने मिलकर फैसलाबाद से राजा रियाज़ साहब को जो है वो अपोज़िशन लीडर बना रखा है। और पेशावर से हमारे दोस्त नूर आलम खान जो हैं वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के सरबराह हैं। तो अब चूँकि वो तो टोटल जो हैं वो कुछ 27-28 लोग हैं जो अपोज़िशन बेंचों पर मौजूद हैं बतौर अपोज़िशन, को कि ये भी एक तरह की मिली-भगत है, क्योंकि राजा रियाज़ साहब जो हैं वो तो कह चुके हैं वाज़ेह तौर पर कि वो अगला इलेक्शन जो है मुस्लिम लीग नून के टिकट पर लड़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जो ईवान की दोनों बेंचेज़ हैं, उन पर मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो ब ब विराजमान हैं। एक वो जो कि इस वक़्त मुस्लिम लीग नून में है, और दूसरे वो जो आइंदा आने वाले वक़्त में मुस्लिम लीग नून में होंगे। तो बहरहाल
ये कुछ मामला था। और इसमें 2 नाम काबिल गौर हैं जी, जिनके इस्तीफ़े मंज़ूर नहीं हुए या जिनके इम्कानात हो सकते हैं कि वो अपोज़िशन लीडर के तौर पर सामने आएँ। उनमें एक तो रियाज़ फ़तेहाना साहब हैं। रियाज़ फ़तेहाना साहब एक पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, वो 1985 से वो सियासत और इंतखाबी सियासत का हिस्सा हैं। पंजाब असेंबली में भी वो रुकने असेंबली रहे, वज़ीर भी रहे। उनका जो तालिब इल्मों की पॉलिटिक्स है, उसमें भी बड़ा गहरा ताल्लुक रहा, वो एमएसएफ के हवाले से उनका एक किरदार है। तो अभी तक तो वही बड़े मज़बूत कैंडिडेट नज़र आते हैं जी कि उनको लीडर ऑफ़ द अपोज़िशन बना दिया जाए। लेकिन गो के इस हवाले से कल इन तमाम लोगों ने ये कहा है कि वो स्पीकर को ये दरख्वास्त देंगे कि अपोज़िशन लीडर की जो जो सीट है वो उनको दे दी जाए, चूँकि वो अक्सरियत को होल्ड करते हैं। लेकिन इत्तलात यही हैं और हमारा कयास भी यही कहता है कि स्पीकर इस मामले को अदालत के हतमी फैसले से मशरूत करेंगे, जिसका मतलब ये है कि जब तक ये केस चलता रहेगा उस वक़्त तक स्पीकर इस मामले पर कोई अपना फैसला नहीं देंगे और वो बदस्तूर राजा रियाज़ को लीडर ऑफ़ द अपोज़िशन बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। और फ़िलहाल पीडीएम की गेम भी यही नज़र आती है। इस हवाले से आज फवाद चौधरी साहब ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमने ये जो हमारे 123 लोग थे, तो हमने इज्तिमाई तौर पर इस्तीफ़े एक कॉज़ के लिए दिए थे, एक मकसद के लिए दिए थे। और जब वो मकसद पूरा नहीं हुआ तो हिकमत अमली के तहत पहले ये फ़ैसला किया गया था कि हम इस्तीफ़े दे देंगे। फिर एक दूसरी हिकमत अमली के तहत हमने फ़ैसला किया कि हम इनको नहीं देंगे इस्तीफ़े और वापस जाएँगे। लेकिन उस वक़्त पीडीएम ने ये फ़ैसला किया और स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ, जो कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी रहे हैं, उन्होंने कस्टोडियन ऑफ द हाउस होने के बावजूद एक ऐसा फैसला किया जिस पर पीटीआई जो है वो मोतरज़ है। बहरहाल आने वाले वक्तों में देखेंगे कि ये किस तरह से ईमान आगे को चलता है। लेकिन बज़ाहिर इसमें सूरत हाल में सिर्फ इतनी ही बात समझने वाली है कि कल से ये जो 43 अरकान है, ये कोशिश करेंगे कि वो ईवान की कार्रवाई का हिस्सा बने और माफ़ कीजिएगा। और जो फैसला किया है आज, एक अबूरी फैसला है गो के मुअत्तल किया है लाहौर हाई कोर्ट ने उस फैसले को, जो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से डी नोटिफिकेशन थी इन अरकान की, तो वो उसको तक़वियत देने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहरहाल इससे कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी उम्मीदें बांधने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि आपको याद होगा कि जब फवाद चौधरी का मामला था तो उस वक़्त भी लाहौर हाई कोर्ट ने शुरू में सारा दिन आपने और हमने देखा होगा कि एक मुसलसल chaos की सी सूरत हाल थी कि वो कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। और लाहौर हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे कहा था कि आप फवाद चौधरी को हमारे सामने पेश करें, लेकिन उस वक़्त पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस ने उस हुक्म को उस तरह से तामील नहीं किया। और शाम को बजाय इसके कि उस पे कोई कार्रवाई फर्दर होती, एक अदालती फ़ैसले के तहत वो जो दरख्वास्त थी फवाद चौधरी की बाजियाबी से मुतल्लिक़, उसको मुस्तरद कर दिया गया था। और उसमें ये बताया गया था कि बहरहाल एक मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज था जिसके लिए उनकी गिरफ्तारी की गई है और ये बाज़ाब्ता गिरफ्तारी है। इस हद तक तो मैं कन्विंस हूँ कि अगर कानूनी पोजीशन यही है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज था और पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन जब अदालत एक मरतबा कह चुकी थी, वो अदालत उनको बुला के पूछ लेती, उसके बाद कहती हाँ जी आपके खिलाफ मुकदमा है, आप ले जाएँ इनको, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन असल बात ये है कि उस दिन का रवैया ये ज़ाहिर करता है कि आप अदालती अहकामात की किस हद तक परवाह करते हैं और किस तरह से उसकी पज़ीराई करते हैं या उसको कबूलियत बख्शते हैं। आपने उन फैसलों को या उन हिदायत को जो आपको लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से दी गई थी, आपने कोई ख़ास लिफ्ट नहीं कराई। और फवाद चौधरी के मामले में मैं समझता हूँ कि वो इतनी सज़ा ही उनके लिए काफ़ी है, जो 4-5 दिन उनको वो सर्दी में घसीटते रहे। वो जिस तरह कहते हैं ना कि मारेंगे थोड़ा और घसीटेंगे ज़्यादा, तो वो कभी लाहौर ले जाते थे, कभी लाहौर से वापस ले आते थे, कभी यहाँ से फिर दोबारा लाहौर ले जाते थे फोरेंसिक के नाम पे। और आखिर में हुआ कुछ भी नहीं हुआ। तो उसके बाद लगता यही है कि फवाद चौधरी के मामले की हद तक तो बात जान छूट गई है फवाद चौधरी की। फवाद चौधरी एक ताकतवर सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके ख़ानदान के लोग जो हैं वो मौजूद हैं सियासत में और वकील भी हैं खुद, उनके भाई भी वकील हैं और उनका वकला और बार्स के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, तो उनको तो एक फ़ेवर मिल गई। ऑन द अदर हैंड जब हम शेख रशीद साहब का मामला देखते हैं तो उसमें उनकी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो मुस्तरद कर दी गई है और अब उनकी शायद उम्मीदों का
मरकज़ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट होगी और वो वहाँ जाएँगे। और चूँकि वो अपने हलके से इलेक्शन भी लड़ना चाहते हैं, तो देखना ये है कि उनको इलेक्शन लड़ने के लिए कोई फैसिलिटेट किया जाता है या नहीं, या वो जेल के अंदर से मुकदमात लड़ेंगे। और वैसे भी इमरान खान ने जो जेल भरो तहरीक का अभी तक का जो कहा हुआ है, अंदिया ज़ाहिर किया है, उसके तहत तो लगता यही है कि पीटीआई के ज़्यादातर लोग जो हैं वो जेल के अंदर से बैठकर ये इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन ये पाकिस्तान है, बहरहाल यहाँ पर यकीन से कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। लेकिन अभी तक की सूरत-ए-हाल यही है कि शेख रशीद को, जो कि गेट नंबर 4 के हवाले से अपने आप को बड़ा मुस्तनद खिलाड़ी गर्दानते थे, उनको गालिबन जो है ओन करने से इनकार कर दिया है। लेकिन ना सिर्फ उनको गेट नंबर 4 ने डिसओन किया है, लगता ये है कि पिंडी की आवाम ने भी उस तरह से कोई ख़ास लिपटाया नहीं है उनको। हालाँकि तालीम के शोबे में पिंडी में उनकी बड़ी नुमायाँ खिदमात हैं, उन्होंने बेशुमार स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के हद तक भी काम किया। लेकिन पिंडी के लोगों ने कोई ख़ास जोश व ख़रोश का मुज़ाहरा नहीं किया। तो लगता यही है कि अब शेख रशीद अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। पीटीआई ने थोड़ी बहुत कोशिश की, इमरान खान ने एक आध बयान भी दिया। उन्होंने आज परवेज़ इलाही के हवाले से भी बयान दिया कि जो उनके घरों पर मुसलसल छापे मारे जा रहे हैं, वो मज़म्मत करते हैं। इसी तरह से उनके एक जो ख़ास अफ़सर थे, जो असेंबली में, और उसके बाद वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे, चीफ़ मिनिस्टर पंजाब थे जब परवेज़ इलाही, तो उनको भी सिंध से गिरफ़्तार किया गया। लेकिन ये मज़म्मत इमरान खान की बातों की हद तक तो है, लेकिन पीटीआई के लोग उस तरह से पिंडी शहर में उनके साथ नहीं हैं। तो ये लड़ाई अब शेख रशीद को खुद ही लड़नी है। ये अब तक की सूरत-ए-हाल थी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।